उत्तराखंड के चमोली जिले से मुंबई शहर तक के सफर का समय, मेहनत और अनुभव। 17 साल की उम्र में प्रसिद्ध स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र उत्तराखंड ऑब्जर्वर के लिए लिखना शुरू किया, जिसके संस्थापक और संपादक स्वतंत्रता सेनानी धनंजय भट्ट थे। किंतु फिर लगा कि थिएटर करना चाहिए, तो 15 वर्षों का अनुभव थिएटर का लिया। इस दौरान कई नाटकों में अभिनय किया और 18 नाटकों का निर्देशन किया। साल 2002 में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया और कुछ टीवी धारावाहिकों जैसे सारा टीवी के लिए अपनापन लिखा। साथ ही कई टीवी शो जैसे सावधान इंडिया आदि में भी अभिनय किया। इसके साथ ही 6 शॉर्ट फिल्म्स और संस्कृति पर आधारित गढ़वाली फिल्म रेखुली के निर्माता जगत किशोर गैरोला आज आपकी बात संवाद 365 के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिनसे हम आज उनके जीवन और अनुभव के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आपकी बात संवाद 365 के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम एक नायाब मेहमान के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। जिन मेहमान को मैं आज आप दर्शकों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो उत्तराखंडी फिल्मों के लिए एक जाना पहचाना नाम है जगत गैरोला। यूं तो उत्तराखंड में इन दिनों फिल्म बनाने को लेकर के बड़ी होड़ मची हुई है। आंचलिक फिल्मों के लिए एक सुखद समाचार ये हो तो सकता है, लेकिन उसकी स्तरीयता, उसकी आंचलिकता, उसकी क्षेत्रीयता, विषय वस्तु और सिनेमेटोग्राफी, तमाम ऐसे पक्ष हैं जिनको लेकर के हम एक अलग से बहस कर सकते हैं। खासतौर से उत्तराखंडी सिनेमा के लिए यहाँ की विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। विषय वस्तु तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब क्षेत्रीयता का पुट उसमें होता है, आंचलिकता का पुट उसमें होता है, पारंपरिक रीति रिवाजों का पुट उसमें होता है, और उससे भी बड़ी बात की ठेठ बोली भाषा की ठसक जिन फिल्मों में होती है। पिछले कुछ फिल्मों का अगर हम दौर देखते हैं तो एक फिल्म हमारे जेहन में बहुत ठीक तरह से तैर रही है, वो है रेखुली। संभवतः हमारे दर्शकों ने इस फिल्म का चर्चा है तो सुना भी होगा या फिल्म देखी भी होगी। इस फिल्म को लेकर के बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। रेखुली मूलतः एक क्षेत्रीय शब्द है, यूं कहूं कि आंचलिक शब्द है। जिस तरह से हमारे यहाँ परंपरा है, मंगसीर में पैदा होने वाला मंगसीरो हो जाता है, आषाढ़ में पैदा होने वाला आषाढ़ो हो जाता है, मोले की दाढ़ी दिखने वाला मोलो हो जाता है, काला लाटा दिखने वाला लाटो कालू हो जाता है। उसी तरह से रिख जैसी दिखने वाली कोई लड़की रिखुली हो जाती है। रिखुली का मतलब है कि थोड़ा सा बेसुध सी, असहज सी, जीवन की तमाम आपाधापियों से मरी हुई, कुटी हुई उसी लड़की, उसी चरित्र का नाम जगत गैरोला ने रेखुली नाम दिया है। जगत गैरोला ने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पटकथा, संवाद, निर्देशन, प्रोड्यूसर और सब कुछ फिल्म को का जिम्मा आपने लिया है। रेखुली फिल्म देख करके जब हमारे स्टूडेंट वापस से लौटे तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन कहानी के साथ, इतने बेहतरीन संवाद अदायगी के साथ, इतनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के साथ और इतने बेहतरीन निर्देशन के साथ ये फिल्म बनी है, आपको जरूर देखना चाहिए। एक थिएटर का स्टूडेंट होने के नाते, रंगमंच का विद्यार्थी होने के नाते मेरी उत्सुकता जगी। मैं जब फिल्म देखने गया तो अपेक्षाकृत जितनी फिल्में मैंने देखी थी, एक अद्भुत, मैंने उसमें जो फिल्म में सब कुछ जब देखने को मिला तो निश्चय ही एक दिन ये मन में जगा कि फिल्म के निर्देशक से एक दिन मैं जरूर बातचीत करूंगा। और आज वो दिन आया है। हमारे स्टूडियो में फिल्म के निर्देशक जगत गैरोला हमारे साथ स्टूडियो में संवाद 365 के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और ये संवाद 365 का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने का। मेरी फिल्म को सराहा गया है, और ख़ासकर मैं संवाद 365 का तो मुरीद हूँ कि जब ये फिल्म हम रिलीज़ कर रहे थे तब आपने, आपके चैनल ने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके लिए भी इस समय मौका है तो आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से गैरोला जी। यूँ तो मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ भी रहा था, आपका पीछा भी कर रहा था यूँ कहूँ, क्योंकि आप अपने फिल्म लाइन में दूसरे और कामों में व्यस्त हैं। आज ये अवसर आया है
रिखुली का जो एक कल्पना थी, जैसे कि आपसे जो ऑफ लाइन जो वार्ता आपसे हुई थी, उसमें आपने कहा कि 20 वर्ष पुरानी रची बसी हुई कहानी आपके मन मस्तिष्क की है। तो थोड़ा वो 20 वर्ष की जो कसमसाहट है, 20 वर्षों की कहानी को अब आप फ्लोर कर पाए हैं, फिल्म में उतार पाए हैं, तो ये 20 वर्ष और फिर कहानी को उतारना, इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा पहले यहाँ से शुरू करें। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब हम थिएटर करते थे, थिएटर पढ़ते थे, तो उस समय क्या होता है कि एक नई उमंग होती है, एक नया जोश होता है। तो उस समय बहुत सारी मैंने कुछ कहानियाँ गढ़ी, बहुत सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कहानियाँ गढ़ी जिनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसी समय यानी कि आज से लगभग 20-22 साल पहले उन कहानियों में से एक कहानी थी रिखुली। ये नाम भी उसी समय इस कहानी के लिए निर्धारित किया जा चुका था। फिर हम अपना जो भी रंगमंच की शिक्षा आदि है उसको पूर्ण करने के बाद मुंबई चले गए। और आप जानते हैं, जब कोई मुंबई जाता है तो फिर वहाँ पे एक अलग स्ट्रगल है ना। एक तगमा भी लग जाता है। जी जी जी, मुंबई का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आप फिर अपनी उन जो बोला ना, एक जोश रहता है, एक उमंग रहता है, उनको दबा करके आपको सर्वाइवल का साधन ढूंढना पड़ता है। क्षमताएं होती हैं वो सब लगानी पड़ती हैं। जी 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 जी। तो सर्वाइवल के चक्कर में कभी ऐसा मौका तो बन ही नहीं पाया कि हम अपनी जो मैंने गढ़वाली फिल्म लिखी है रिखुली, उस पर कुछ काम करें। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया जब मैं राइटिंग करता था, कुछ सीरियल्स के लिए लिखता था मुंबई में, डेली सोप्स। तो उस समय जो गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने जगवाल, और बल्कि ये जगवाल के बाद जो आई थी घर जमे आदि बनाई, तो उन लोगों से एक बार संपर्क जरूर हुआ था मेरा। और वो लोग कहानी सुनने के बाद बहुत इंटरेस्टेड हुए थे इस कहानी को बनाने के लिए। लेकिन फिर बात आई गई, हो गई और रह गई, और हम भी अपने जीवन में अपने संघर्ष में आगे बढ़ गए, कभी मौका नहीं मिला। फाइनली जब हम को ये अवसर मिला कि हम ये बना सकते हैं, ऐसी संभावनाएं, ऐसे संसाधन हम समझ पाए, और इस फिल्म को अब हम किसी भी स्तर से बनाएं, लेकिन हमको बनाना है, ऐसा हमने जब निर्णय लिया तो करने जाओ तो हो जाता है, और हो गया और बन गई। हमारे तो वैसे भी क्षेत्रीय भाषा में गढ़वाली में बोले जन करी हुनबल कोथी, कोथी पुराने से होता है, करने से होता है। जगत जी, मैं इस फिल्म में सबसे जो बेहतरीन जो बात मैंने सुनी है, या मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने इसके फीडबैक लिया है, वो आपने क्षेत्रीय कलाकारों को इसमें लिया है। खासतौर से गोपेश्वर के अंदर उस इलाके में आपने फिल्मांकन किया है, और अक्षत नाट्य संस्था जो वहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, बहुत पहले से काम कर रही है। और मैंने ये सुना है कि ज़्यादातर लोगों को आपने अक्षत संस्था से या उससे जुड़े हुए लोगों को लिया है। तो ये ख्याल, ये कल्पना आपको कैसे जी बनती? देखिए भट्ट जी, ऐसा है कि जब हम फिल्म को लेकर के, जब उसकी कास्टिंग को लेकर के आगे बढ़े, तो कहीं भी ये क्राइटेरिया कभी भी नहीं रहा हमारा कि हमको केवल अक्षत के कलाकार लेने। ये जरूर था कि केवल स्थानीय कलाकार लेने, ठीक है ना। अब इस फिल्म के बारे में छोटी सी एक चीज़ और ऐड कर दूं इसमें, कि ये फिल्म गढ़वाली की जो ठेठ चमोली वाला ऊपरी गढ़वाल है उसकी भाषा की फिल्म है। दसोली जी, दसोली वाला जो है, ऊपरी कह रहे हैं, मालामुल की नागपुरिया भी कहते हैं। जी 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 जी। तो हमने बकायदा ऑडिशंस लिए। अच्छा। और अक्षत नाट्य संस्था में भी हमने ऑडिशन करने के बाद उन्हीं कलाकारों का चयन किया जो हमारे चरित्र के हिसाब से उपयुक्त थे। हमने कोशिश जरूर की कि हम बाहर के भी कुछ कलाकारों को इन्वॉल्व करें, और उसके लिए हमने संपर्क भी किए। हमने उनके शो रील्स और फोटोग्राफ्स मंगाए, लेकिन बात जमी नहीं। मुझे लगा कि इतनी मेहनत हम अगर इन रॉ कलाकारों के ऊपर करें तो रिजल्ट लगभग सिमिलर मिलना है। तो समझ रहे ना, अगर रिजल्ट सिमिलर ही मिलना है तो क्यों नहीं इन पर ही मेहनत की जाए। और कम से कम अगर हम उनको बहुत पैसा तो दे नहीं पाएंगे, आप समझते हैं, मैंने बताया बहुत सीमित संसाधनों में हम फिल्म कर रहे थे, तो कम से कम उनको पैसा कम भी मिले तो कुछ और तो वो गेन कर पाएँ, कुछ नॉलेज गेन कर पाएँ, कुछ एक हमने जैसा कि ये सारी जब हमारी कास्टिंग फाइनल हो गई उसके बाद लगभग हमने 1 महीने की वर्कशॉप की है आर्टिस्ट के साथ, है ना। और किसी फिल्म में ये बहुत रेयर
होता है कि फिल्म मेकिंग से पहले आप वर्कशॉप कर रहे हैं जी। अदरवाइज तो यहाँ हाँ। जब जी, जी, सीधे स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है आर्टिस्ट को कहा जाता है ये संवाद आपके ये बोलिए। जी 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 देखिए अभी जो बॉलीवुड है जिसके कहते हैं जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ तो अभी ये ट्रेंड लगभग कंपलसरी हो गया है। पहले वहाँ भी नहीं था। अच्छा। अभी वर्कशॉप का ट्रेंड वहाँ कंपलसरी हो गया है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि गढ़वाली में अभी इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गढ़वाली फिल्म बनाने के लिए ज़्यादा आवश्यक है कि एक वर्कशॉप, प्रॉपर एक्टिंग वर्कशॉप हो। तो बहरहाल हमने उन अक्षर नाट्य संस्था से जुड़े हुए कलाकारों का ऑडिशन किया, उनको फाइनल किया। फाइनल करने के बाद भी हमने उनकी एक प्रॉपर 1 महीने की वर्कशॉप की, और वर्कशॉप भी केवल ऐसा नहीं कि मैंने ही की। हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली है, वहाँ के कुछ पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया और उनसे हमने पहले 10 दिन की वर्कशॉप कंडक्ट कराई। फिर बीच में जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोकेशन के लिए भी जाना होता था और मुझे स्क्रिप्ट पे बैठना होता है, तो जब मुझे समय मिला मैंने भी उनके साथ काम किया। विजय वशिष्ठ जो अक्षत के जो करता रहता है आज की डेट में, उनके साथ मैंने कहा स्क्रिप्ट पे इनके साथ काम करो। तो इस तरह 1 महीने का एक पूरा प्रोसेस चला है। उसके बाद जाके हमने कुछ कास्टिंग हमने फाइनल वर्कशॉप के बाद की है। अच्छा। मतलब वर्कशॉप में हमें पता था कि इनको, लेकिन उनको हमने बताया नहीं था कि वो कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमने माइंड थोड़ा डबल माइंड था कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वर्कशॉप के बाद जब हमको लगा नहीं ये कर सकता है, ये चीज़ें निकल सकती है, तो फाइनल किया है। तो ये बहुत अच्छी बात आपके पक्ष से है जो हमें भी उत्साहित करती है, और दूसरे और इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जो थिएटर पर्सन है वो अब थिएटर से थोड़ा सा स्विच करते रहें फिल्म लाइन में अपने आप को, ताकि थोड़ी सी उनका एक्सपोजर भी बढ़े, थोड़ी आजीविका भी बढ़े। तीसरा जो मेरा आपसे उत्सुकता है जानने की, वो ये जो रिखुली जो एक भाव प्रधान ध्वनि आ रही है इस शब्द को सुन करके, जैसे मैंने कहा कि काली लाठी मोरी, वैसे एक रिखुली है। रिखुली रिख से बना है। रिख मूलतः हमारे यहाँ डर का पर्याय है। रिख देख कर तो वैसे ही सांस अटक जाती है। जी सही। तो एक लड़की जिसको आप मासूमियत के साथ भी दर्शा रहे हैं, उसकी तमाम उसकी जो बेबसियां हैं उनके साथ भी दर्शा रहे हैं, और नाम हम रिखुली दे रहे हैं, तो थोड़ा सा विरोधाभासी नहीं लग रहा है? जी 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 बिल्कुल। आपने अपने नज़रिए से एक बहुत अच्छा बिंदु रखा। देखिए रिखुली रिखुली एक्चुअली मतलब गढ़ा हुआ शब्द है। जैसे शब्द हम पहाड़ में अक्सर गढ़ देते हैं, और हर गांव में नए नए शब्द गढ़े जाते हैं। सर आप किसी गांव में जाओ, वो शब्द आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर भाषा का शब्द नहीं है, वो गढ़ा हुआ शब्द है उस गांव के हिसाब से, है ना। तो इसी तरह रिखुली भी एक गढ़ा हुआ शब्द है, जिससे मैंने प्रोजेक्ट किया है कि उसके साथ के जो बच्चे हैं उन बच्चों द्वारा अपनी उस एक साथी के लिए गढ़ा गया शब्द है। उसको वो उसके दरिद्र स्वरूप, उसके बिखरे हुए बाल और उसका जो एक प्रकार से उसकी अपीयरेंस है, उसके हिसाब से उसको बचपन में रिखुली बोल दिया। हम कहते हैं यार कैसे बड़े रिखुजन तो वही बात है। तो इसलिए उसको बच्चों ने रिखुली 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 कर दिया, उसका नाम रिखुली हो गया, और वो बच्ची उसकी हैबिचुअल भी हो गई है। अब उसको रिखुली बोलो तो वो जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। एक बार के लिए उसका नाम असली है लक्ष्मी। अच्छा। जिसको बोला नाम से लिया जाता है लच्छी। हमारे यहाँ लच्छी बोलते हैं, लक्ष्मी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लच्छी बोलते हैं। तो लच्छी एक बार शायद उसको प्रोनाउंस करो, आप वो रिएक्ट ना करे, लेकिन रिखुली बोलो तो रिएक्ट कर देगी, और पॉपुलर भी अपने सोसाइटी में। तो वो रिखुली इस तरह से लिया गया था। दूसरा क्या है कि रीच वाला जो एक भाव हमने जो उसमें, और क्या जो एक फिल्म का जब इंटरवल होता है तो वो एक वेदना में दहाड़ती है। अच्छा। तो उस दहाड़ को भी आप उसके मतलब जो उसका रोना है वो बाकी रोने से थोड़ा सा वो रीच की तरह फिल्म जैसे हम देवी के 9 रूपों में काली रूप बिल्कुल मानते हैं, उसी तरह से उसका फिर वो एक जो रौद्र वाले आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक डरावना वाला, तो वो फील आपको थोड़ा सा महसूस होगा। अगली जो बात आपके इस पूरी फिल्म की विशेषताओं में, और जैसा कि आपसे बात भी हुई थी कि हमारे जो खोते हुए जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, विवाह की परंपराएं, खासतौर से घर गांव में सामुदायिक परंपराएं हैं, इस फिल्म में आपने उन्हें भी गढ़ने की कोशिश की। जी 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 जी। तो इस पर थोड़ा सा अपना
विचार जी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, ये रिखली फिल्म दो आयामों पे चलती है सर। आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें एक सिक्का है जिसके दो बिल्कुल अलग पहलू हैं, आपस में सिक्का एक ही है। इसमें एक ये जो मासूम सी एक मासूम लड़की की कहानी है, ये इस फिल्म का एक हिस्सा है, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि मासूम एक तरफा प्रेम कहानी भी सम्मिलित है, एक पहाड़ की एक मासूम बेटी के जीवन संघर्ष की कहानी भी सम्मिलित है, पहाड़ के उसके रिश्ते नाते, उसके दोस्त, उसकी माँ, सौतेली माँ, उसके पिता, उन रिश्तों का ताना बाना भी है। तो इस तरह ये एक कहानी चलती है, लेकिन सेम टाइम इस फिल्म में एक दूसरा पक्ष चलता है कि पहाड़ की वो परंपराएं जो कि मोबाइल काल से पहले की, समझ लीजिए आप, जब मोबाइल नहीं आया था उससे और थोड़ा पहले, आप ये कह सकते हैं कि 80 के दशक, 80 और 90 के दशक के बीच की है ना, जब 90 का दशक आपका शुरू हो रहा है, 80 का दशक है, और आप इस तरह भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके और मेरे बिल्कुल बचपन वाला जो काल था वो वहां से शुरू होती है कहानी, है ना, जहां पे तो ये जो कॉन्टेम्प्ररी मतलब आप समकालिक जो भाव है फिल्म में, हाँ। उस तरह से आपने भी कोशिश की होगी उस जी समय जी की, जी जी उस समय की बिल्कुल, देशकाल परिस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जब गांव में शादी कैसे होती थी आज के बच्चों को नहीं पता है, और वो धीरे धीरे भूल जाएंगे सर कि ऐसा भी होता था, बल्कि हुआ है। हमारी फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा ऐसा होता था। जहां हम शूट कर रहे थे एक इंटीरियर गांव में सर, वहां के जो बच्चे शूटिंग देखते थे, अरेंजमेंट करते थे, हमारी टीम के हिस्से थे, तो अरेंजमेंट करते समय वो कहते थे कि ये क्यों चाहिए, तो ये शादी में कब लगेगा, मैंने कहा ये सब तो उनको नहीं पता था। वो इंटीरियर मतलब एक दूरस्थ ग्राम है, तो वहां के बच्चों को नहीं पता था। तो देहरादून के दर्शकों से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनको ये पता हो, बच्चे खासकर नई पीढ़ी को। तो इस तरह की परंपराएं, तो वहां का जीवन में ये सारी परंपराएं, शादी हो गई, वहां के रीति रिवाज हो गए, वहां पे जब गांव में जाख आता था और कुथिक होता था, द्योरा होता था, है कि नहीं, जो मंदिरों के सामूहिक ग्राम देवता जब निकलते थे उनके साथ एक पूरा मेला होता था जिसमें नाचते थे, कोई तलवार वाला, कोई कटार वाली, है ना। तो ये सब चीजें गांव में होती रहती थी। तो ये परंपराएं जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी हैं सर, बिल्कुल, है ना। घसियारियां और घसियारियों के गीत विलुप्त हो चुके हैं सर। इवन जो विवाहों में मांगलिक गीत भी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गाली देने की जो परंपरा है, सब है सर इसमें। तो मैंने सुना फिल्म में आपने वो सब कुछ उसमें थोड़ा बहुत से टच शब्द किया आपने। है। तो ये एक अच्छी बात जो आंचलिक फिल्मों में आज मैं देखता हूँ, जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी हो सकती है, बेहतरीन फिल्मांकन हो सकता है, लेकिन एक चीज का चुटती है, वो है कंटेंट की, विषय वस्तु की और रीति रिवाजों को के रंगों को भरने की। और आपकी फिल्म के बारे में मैंने सुना है कि उसमें आपने ये रंग भरे हैं। नहीं, मेरा तो स्प्राइट ही था कि फिल्म में हम बिल्कुल जितनी चीज़ों को हम दिखा सकेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी। इवन हम फिल्म में पूरा हमारा फोकस था कि हम वो कोलने, सुप्पा, इस तरह की चीज़ें भी जो अब नॉर्मली फिल्मों में नहीं दिखती हैं वो दिखाई जाएंगी। हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए उसमें से क्योंकि हम अरेंज नहीं कर पाए, वरना हम तो छोटी छोटी चीजें, मतलब आप उसका, मेरे विषय का वो हो सकता है कि मूल तत्व न हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में भी एक है तो उसका भी एक प्रभाव है। तो इस तरह से उस पर रिसर्च वर्क हुआ पूरा। और जैसे मैंने बताया ये फिल्म का एक बिल्कुल पैरेलल हिस्सा था हमारे यहाँ के जो 1890 अर्ली के जो परंपराएं, जिस तरह का जीवन था, जो रीतियाँ थी, जो मान्यताएं थी, विश्वास थे, अंधविश्वास थे, उन सबको इसमें बुना जाए। तो ये दो पहलू, कहानी और ये हमारा जो संस्कृति, ये दोनों को बिल्कुल हम समानांतर लेके चले। तो जाहिर है जब 20 वर्ष पुरानी आपके मन में ये उथल चल रही है, तो उसी दौर का जीवन जी बिल्कुल आगे आपकी कहानी के आगे दौड़ रहा होगा। मूलतः इसमें चूंकि आज के समाज का परिवेश जो है, खासतौर से जिसे मैं कहता हूँ कि जो हमारा कॉस्ट्यूम सिस्टम है, रहन सहन है, वो काफी आधुनिक हो गया है। आज के बच्चे वो भगुली, नथुली, फ्रॉक, वो जो भी है वो उसको या तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा या कभी सुना होगा। तो इस तरह का जब ये कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट जब आपने बनाया, तो कॉस्ट्यूम लेवल पे खासतौर से जो 80 के दशक का या जो खत्म हो रहा 80 का दशक है, शुरू होता हुआ 90 का, तब हमने बच्चों को 2 चुटिया वाली बच्चियां देखी हैं, फ्रॉक वाली बच्चियां देखी हैं,
है ना, वो नाक में बिंदी वाली बच्चियां देखी हैं, तो वो सब भी आपने इसमें किया होगा। जी। किस तरह से उसमें आपकी देखिए, मैं आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब चीज़ें जितनी आपने बताई वो स्वाभाविक है कि अगर हम पीरियड दिखा रहे हैं तो वो सब दिखाना होगा। ये सब चीज़ें आज के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी टीम में जुड़े हुए थे, आज के बच्चों ने किया। हमने उनको केवल रेफरेंस दिए हैं। अच्छा, मैंने अपना जो मेरा वर्क था, जो मेरा रिसर्च था, मैंने उनको रेफरेंस दिए हैं। उन्होंने अपने घर में जाके अपनी माँ से, अपनी दादी से डिस्कस करके उन रेफरेंसों को और मजबूत करके, वो सब कॉस्ट्यूम किसी मतलब पुराने आदमी ने नहीं किए है, अच्छा, वो सब आज की ही लड़कियों ने की है। अच्छा। लेकिन जब उनको रेफरेंस दिए गए, उस पर उन्होंने काम किया, सारी कॉस्ट्यूम की, पूरी अरेंज की, हमने बनवाई हैं कॉस्ट्यूम। मतलब अब जैसे उस टाइम के जो लड़कियां, हमारे जमाने में गांव की लड़कियां जो सूट पहनती थी, वो आपको कौन सी दुकान में मिल जाएगा, मिल ही नहीं सकता, वो तो सिलवाया जाता था, तो वो हमको सिलवाने पड़े। तो वो सिलवाने पड़े। जिस तरह की धोतियाँ होती थी वो अवेलेबल हो जाती हैं, वो कलेक्शन। तो उन लोगों ने भी अपने घरों में अपनी माँओं से, अपनी दादियों से डिस्कस करके उन्हीं लोगों ने पूरे रेफरेंस को, एक एक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम हमने उनके साथ वर्कशॉप की थी, उन्होंने डिज़ाइन किए, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। आर्ट का आप देखेंगे कि आर्ट का जो लड़का था, है कि नहीं, वो उसको थोड़ा गाँव का, और वो कह सकते हैं कि वो आखिरी पीढ़ी उस दौर की, जब जिन्होंने वो दौर देखा होगा, उसके बाद पूरा आधुनिक युग आ गया, वो बच्चा था। उसने अपने नॉलेज को इतना बढ़ा करके और ये सब चीज़ें पूरे आर्ट वर्क को इतने रियलिस्टिक में लेके गया, क्योंकि उसको लगा कि हाँ इस तरह का हो रहा है, अरे मैंने देखा था, अच्छा ऐसा होता था। उसने एक जगह फूल वो कुछ यूज कर रहा था, मैंने कहा भाई गेंदे के फूल यूज होते हैं, ऐसा थोड़ी कोई भी फूल मिलेगा यूज होगा। तो उसको समझ में आया कि हाँ भाई, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे सबने काम किया। इसलिए इस प्रश्न पर मेरा इसीलिए जोर था, क्योंकि जब हम कॉन्टेम्पररी एज दिखाते हैं, अपना पूर्वकालिक जब समय दिखाते हैं, तो उस दौर की चीजें भी हमें बिल्कुल, हमारे होली का गणेश, वो हमारे तिवारी, डंडादार, चौकी, इसको निश्चित रूप से आपने गढ़ा होगा फिल्मों में। आप जो थोड़ा सा जो चीजें हैं वो मतलब दर्शकों की ओर से भी या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों की ओर से भी, कि जैसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट और लॉस फिल्म के बनाने के बाद के जो इकोनॉमिक रिजल्ट्स हैं, ये तो आपने कहानी का पक्ष रख दिया, उसके निर्माण की कहानी बताई। अब मैं अगर व्यक्तिगत रूप से ये पूछूं कि जगत कैरोला ने इस फिल्म में आर्थिक रूप से कितना नुकसान भरा है या कितना लाभ लिया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आर्थिक नुकसान होगा इसमें, ये हम पहले से इसके लिए एक्सपेक्टेड था, वो पहले से तैयार थे। मतलब तो ये शॉकिंग नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमने फिल्म बिल्कुल भी पैसा कमाने की दृष्टि से बनाई नहीं। हम ये चाहते थे कि जो पैसा लगे वो वसूल हो जाए, है कि नहीं है। और अगर जो पैसा लगा है उससे अधिक वसूल होता है, तो फिर वो जो आर्टिस्ट हैं, जिनको मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई चंदन ही हमने लगाया है, एक प्रकार से मैं खुद आर्टिस्ट भी रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई, तो उनको भी शेयर करें, है ना। तो खैर वो स्थिति बन नहीं पाई, हम जो लगाया वो भी नहीं रिकवर कर पाए, पर वो एक्सपेक्टेड था, तो हम उससे बहुत शॉकिंग नहीं थे। पब्बर जी, मैं एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आपके क्वेश्चन से पहले आ रही थी, जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, वो रह जाएगी, और मुझे लगेगा कि ये बहुत जो चीज रह जाए, आप स्वाभाविक वो बहुत अन्याय कह भी सकते हैं। ये जो आप कह रहे थे कि पीरियड दिखाने की जब हम बात कर रहे थे, उसमें मैं बस एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि हमने जिस गांव में शूटिंग की, ग्राम शून, जो ये दसोली चमोली का एक गांव था, उस गांव के लोगों का जो सहयोग था इसमें, उन्होंने खुद ही वो पीरियड जनरेट कर दिया सर। वो हमारी चीज़ों को समझ गए, उनके साथ तो कोई वर्कशॉप नहीं हुई थी, वो मेरे ट्रेंड आर्टिस्ट भी नहीं थे, बसरते उनको भी थोड़ा बहुत हमने इन्वॉल्व इस तरह से किया कि लगे कि भाई हमारा ही हिस्सा है, और हमारे आर्टिस्ट उन्हीं के जैसे दिखते थे, तो उनको बहुत अलग भी नहीं लगा। लेकिन उन लोगों ने वो एनवायरनमेंट उन्होंने जनरेट किया सर। वहाँ पे आज भी हमको एक पूरा पैच मिला जहाँ पठाल वाले कूड़े थे, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। वहाँ डिश एंटीना लगे हुए थे, हमने सबको बोला कि भाई जैसे हम मतलब जिधर कैमरा घुमाएंगे डिश एंटीना बंद होना चाहिए। वो अपने घर की कंबल उसके ऊपर डाल देते थे, और पहाड़ों में कंबल तो जाड़ों में सुखाई जाती थी धूप में, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस। इस तरह से जो गांव वालों का सहयोग था, अभी बल्कि हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ अगर एक्शन का साउंड सुनने के बाद सब अपने बच्चों को कहते थे वो चुप हो जाओ, चुप। अच्छा, वो मैं इसलिए भी संभव हो पाया, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि उस गांव के लोगों ने अपनी परंपराओं को सहेज के रखा हुआ पहले से ही, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर का वातावरण हो, मकान का शिल्प हो,
वो पहले से ही सहेज जी, कर जी, रखा था, तो बिल्कुल, इसलिए आपको बिल्कुल। वहां पर हम कोई सहज रूप से सीन क्रिएट करते थे तो वहाँ के दो हमारे जो आर्ट के लड़के थे, है ना, जो सेटिंग के और आर्ट के लड़के, वो अपना कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ के हम बस दो लोग, क्योंकि हर गांव का एक एक बच्चे से लेकर सबसे बुजुर्ग वो भी सहयोग कर रहा था, तो दो लोग उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते थे और उनको तो मुझसे ज्यादा पता है सर बिल्कुल कि कैसे होता था। समझ, अगर मैं भैरव नाच का ये एक जो सीन कर हमारी रहा हूँ, बाप दादा की उम्र के लोग होंगे तो हमसे ज्यादा जानेंगे, ये तो मैं स्वाभाविक है। भैरव नाच का एक सीन अगर डिजाइन कर रहा हूँ तो वहाँ पे दो गांव के लोगों ने आकर के उसको और मतलब डिटेलिंग उसमें और डाल करके और मतलब बिल्कुल ऐसा कि हमारी आर्ट टीम में भी वो शामिल थे। नेचुरल बना तो दिया। ये गांव वालों को रियली मैं आज भी जितनी बार चर्चा होती है मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये फिल्म को जितना सराहा गया और ये फिल्म अगर थोड़ा भी किसी स्तर को छू पाई तो उस गांव के लोगों का, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग बड़ा सहयोग है। फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है जगत जी, वो होता है उसका फोक म्यूजिक या उसका जो रीजनल म्यूजिक होता है जी। तो इस फिल्म में किस से आपने म्यूजिक करवाया, कैसी इसकी धुनें बनी है, लिरिक्स, गीत किसने लिखे हैं, कितना इसमें संगीत का पुट है, थोड़ा सा उस पक्ष पर भी हम बात कर लेते मैं अगर गढ़वाल की बात करूं, गढ़वाल में एक चीज़ वाकई में कामयाब है, खूबसूरत है, सुरीली है, वो है गढ़वाल की म्यूजिक इंडस्ट्री। हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री आप गढ़वाल का, चाहे वो कुछ गाने आपको पसंद नहीं आ सकते हैं, कुछ बहुत पसंद आ सकते हैं, तो एक नरेंद्र सिंह नेगी जी के टाइम से जो एक ट्रेंड चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री ने जिस तरह से एक पूरा अपने को एक स्तर बना के रखा है, वो एक बात म्यूजिक की है। हमारे फिल्म में गाने हैं, सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, जो सिचुएशन हैं उसके हिसाब से जो कंपलसरी सॉन्ग होने चाहिए वो हैं। और इस मामले में भी मैं बताऊं कि क्योंकि ये मेरे दिमाग में ना 20 साल से कहानी है सर, तो इसकी क्या है कि इसमें आप बोलो कि नहीं आप तू की जगह आप कर दो यहाँ पे, या दाएं की जगह बाएं कर दो, तो मेरे दिमाग में जो चीज़ फीड है ना उसको थोड़ा हटाने में मुझे तकलीफ होती है। इसको मतलब अच्छा है बुरा वो एक अलग बात है। तो मैंने कोशिश की कि कुछ गाने बने ऐसे जिनको हम फिल्म में ऐड कर सकें, तो रिजल्ट कुछ खास निकल के आए नहीं जितनी भी हमने कोशिश की। फिर म्यूजिक वाले भट्ट जी ही कोई हैं जो गोविंद नेगी जी के ही मित्र थे, उनको मैंने कुछ चीज़ें लिख कर दी। तो इसमें एक दो गाने हैं जिनको मैंने लिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी मुझे खुद ही लिखने पड़े क्योंकि मैं संगीत के पक्ष को इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक लड़की की कहानी है जी। लड़की अपने आप में एक संगीत से जी, बिल्कुल, जुड़ी हुई बिल्कुल। एक चरित्र होता है हमारे पहाड़ में, उससे जुड़े हुए खुदेड़ गीत होते हैं, उससे जुड़े हुए माया के गीत होते हैं, उससे जुड़े हुए प्रेम के गीत होते हैं, उससे जुड़े हुए श्रृंगार के गीत होते हैं, उससे जुड़े हुए वियोग के गीत होते हैं। इसलिए मैं मेरी कल्पना ये है कि रिखुली जिसको आपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो एक म्यूजिकल कैरेक्टर भी उसका बिल्कुल है सर। हमारे फिल्म में जहाँ पर आवश्यक कंपलसरी आप फिल्म देख के ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे गाने की आवश्यकता नहीं थी और गाना डाला गया। गाने वहीं पे डाले गए हैं जहाँ पर पहले से डिसाइडेड था और जहाँ पे बहुत आवश्यक आपको लगा भी होगा कि भाई यहीं पर मतलब गाना बैठता है। बचपन में एक गाना है जब वो यंग हो जाती है और अपने बिछड़े हुए नायक को याद करती है तो उसके साथ एक ड्रीम सॉन्ग है ना। तो इस तरह उसके अलावा हमारी फिल्म के अंदर हमने रियल एक बेरा बोलते हैं सर, जिसमें घसियारियाँ गाती हैं, गांव की औरतों से बेरा गा के ऑन स्पॉट रिकॉर्ड किया है और फिल्म में वो हमारे पास है पूरे उसके 2-3 घसेरी गीत जो उनको बिरह गीत बोल सकते हैं आप, पॉपुलर टर्म में उसे बाजूबंद भी कहते हैं। जी। उस क्षेत्र में उसको बेरा या बिरह गीत माना जाता है, जहाँ पे औरतें घास काटते हुए अपना दुख भी जता रही हैं कि बड़ा ठंड है और घास बहुत दूर है, चट्टाने हैं, इस तरह के जो बोल होते हैं उनमें बहुत ही खूबसूरत, वो जो अब नहीं गाती हैं, बहुत मतलब कम हो गया है ये, तो वो हमने रिकॉर्ड किया, वो रखा है हमने। संगीत में आप कहेंगे तो हमने जो रियल जो वास्तविक अपने जो हुड़का बजा के जो मौलिक वाद्य होते हैं और जो गाते हैं जागरिया होते हैं उनसे गवाया है, ऑन स्पॉट रिकॉर्ड करके वो फिल्म में रखा है कि नहीं। हमने जो जाख के साथ जो वास्तविक हमारे फोक वाले लोग हैं जो जाते हैं जाग के साथ, उनको बुला करके और उनसे रात को जाग का ड्योरा करवाया है। जो भान लोग तो भानों का हमने रियल में
जो म्यूजिक लिया है, जो रियल लोग गाते हैं उसको बिना किसी बिल्कुल बिल्कुल वो किए हुए। भान तो बहुत मौलिक रूप से बिल्कुल गाते हैं। तो वो मौलिक जो चीज़ें हैं वही मौलिक चीज़ें ले करके और हमने फिल्म में यूज़ करी है सर। तो हमने गाने 2-3 ही हैं, लेकिन वो संगीत जो पहाड़ में 80-90 के दशक में गाया हम जाता सुनते थे, वो हमने उसी तरह से उसके मौलिक रूप में फिल्म में रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप यथार्थवाद की किसी फिल्म में बात करते हैं तो उसके मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ न की जाए, ऐसा मेरा भी मानना है। और एक सूझे दर्शक के नाते मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों का भी यही मानना होगा। अब चूंकि इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर के एक समय बीत गया है, जब आपने ये इसका लॉन्च की थी फिल्म और उसको लगातार जब लोगों ने देखा, मुझे ये यकीन है कि हमारी बातचीत के बाद फिर से लोगों की उत्सुकता जगेगी, दर्शकों की उत्सुकता जगेगी। तो अब इसको फिर से हम कैसे देख सकते हैं, इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं? क्या आपने इसका कोई यूट्यूब पर इसका प्रदर्शन के लिए इसको जारी किया है या दूसरे को और माध्यम हो तो बताएं। जी भाजी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि फिर से ये फिल्म रिखुली आई, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उसको देख पाएँ। तो यूट्यूब पे तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई योजना नहीं है। थोड़ा कुछ बॉन्डिंग्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स में फिल्म है, तो उसके बाद ये यूट्यूब पे भी आएगी। कब आएगी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपसे मैं आज ये वादा कर सकता हूँ कि ये बहुत जल्द हम फिर से देहरादून के कुछ थिएटर्स में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और आपको मैं एक मतलब खुशखबरी ही समझिए इसको कि खुशखबरी और बता दूं कि ये फिल्म बहुत सारे जगहों पर इंटरनेशनली, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर हमने भेजी। और हमको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये फिल्म लगभग 10 से 11 जगहों पर ट्रैवल की फिल्म को अवार्ड किसी न किसी कैटेगरी में मिला है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स में अभी इसको स्क्रीन होना पेंडिंग है, तो देखो आगे क्या होता है। जी। लेकिन फिल्म ने कुछ अवार्ड जीते हैं, बस यही एक इतनी बेहतरीन फिल्म है, तो अभी स्क्रीनिंग के साथ अवार्ड भी लाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। धन्यवाद। एक सुझाव आप अभी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे हम कि कस्बाई क्षेत्रों में इस पर प्रोजेक्टर से या स्क्रीन्स पर हम इसको दिखा सकते हैं, ये भी एक अच्छा सुझाव है। जी बिल्कुल, वो हमारी प्लानिंग में है। हमने सोचा है कि हम एक प्रोजेक्टर, एक साउंड सिस्टम लेकर के और पहाड़ के छोटे छोटे कस्बों में जा कर के हर कस्बे में 1 शो 2 शो ऐसा दिखा करके उन लोगों को जिनके बीच की ये फिल्म है, वो लोग, वो काकियाँ, वो बॉडियाँ, वो बॉडा, जो शायद अब फिल्म देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे देहरादून आके, है कि नहीं, उनको वहीं जा कर के फिल्म दिखाई जाए और उनको उनका वो समय याद कराया जाए, तो शायद एक सार्थकता फिल्म की यही है। ये जो टारगेट ग्रुप था, मतलब गांव जिसका आपने इतना बढ़िया उल्लेख किया, उन लोगों तक फिल्म को दिखाने का कोई प्रबंध किया आपने या उन तक गई? जी 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 जी, उनके साथ तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके गांव में आके सबसे पहला शो करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि देहरादून में जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके तुरंत बाद हमने बिना समय गंवाए उस गांव में जाकर के इस फिल्म का उस गांव वालों के लिए एक प्रदर्शन रखा था। जी बिल्कुल, तो हुआ बिल्कुल वहाँ पे जिस चौक में हमने सबसे अधिक शूटिंग की, उसी चौक में हमने प्रोजेक्टर पे रात को ये फिल्म भी प्रदर्शित की है। अच्छा, उस गांव के लोगों की फीडबैक के साथ साथ जो और टारगेट ग्रुप था, जैसे देहरादून में आपने दिखाई, दूसरे और जगहों पर दिखाई, जिन जिन दर्शकों तक आपकी फिल्म की पहुंच गई, एक निर्देशक के तौर पे, एक निर्माता के तौर पे आप ये चाहेंगे कि अच्छी फीडबैक आप तक आए। अच्छी से मेरा मतलब है कि वो मिश्रित फीडबैक आए, जिसमें समालोचना भी हो, प्रशंसा भी हो। तो अगर मैं ओवरऑल पूरी फाइंडिंग्स आपसे पता करूं कि आपने क्या पाया, दर्शकों का इसमें ओपिनियन क्या पाया आपने? देखिए भट्ट जी, बहुत सीमित संसाधनों में बनी हुई फिल्म है ना। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो पाए, जितना हमारी सामर्थ्य थी, उस पर हमने फिल्म बनाई। और फिल्म को दर्शकों ने, जिसने देखा, बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। निसंदेह फिल्म में कुछ कमियां रही, क्योंकि हम जानते हैं, संभावना है टेक्निकली कुछ कमियां रही होंगी, हमको पता भी है।
लेकिन अगर आप समीक्षा की बात मुझसे पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि फिल्मों की समीक्षा बाकी फिल्मों से तुलना करने में वो कमियां ढक गई और हमको तो भरपूर प्यार मिला। ज़्यादा अधिकतर लोगों ने केवल मुंह पे ही नहीं, मुंह के पीछे मतलब बाद में पीठ के पीछे भी जब तारीफ होती है ना और जब माउथ पब्लिसिटी होती है, ऐसे लोगों का जो हमसे जिनको लेना देना नहीं है, जिनको फिल्म निर्माण से कुछ लेना देना नहीं है, जिनके लिए बस एक फिल्म एक मनोरंजन है, जब उन लोगों ने देखी तो कई लोगों ने तो नंबर ढूंढ ढूंढ के हमसे बात करनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है, कैसे बन गई, क्या कैसे बनाई। और कई ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अब हम फिल्म बनाएंगे, वो लोगों ने हमसे संपर्क किया। तो कुल मिला के दर्शकों का बहुत ही, अगर मैं ये कहूँ कि आपके फिल्म का जो लैंडमार्क बना है, अब फिल्म निर्माता वहां तक पहुंचने की कल्पना करेंगे स्टोरी लाइन पर या फिल्मांकन पे, या फिर जो रीजनलिज्म जो फिल्म में आप क्षेत्रीयता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी से आपके फिल्म को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि वो एक बेबाक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति हैं, साहित्य की समझ है, फिल्म की समझ है, संगीत की समझ है। तो उन्होंने जो निष्पक्ष जो समालोचना की फिल्म की, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि एक बेहतरीन फिल्म देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दर्शक वर्ग की ओर से, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की ओर से, और इस तरह की क्षेत्रीय फिल्मों को उठा करके जिसमें रीति हो, रिवाज हो, परंपराएं हो, और इसमें जिसमें कह सकते हैं कि लोग जिंदा रहे, ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए आगे भी आप काम करते रहेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और कुछ ऐसी बातें जो मेरे प्रश्न में ना आई हो, और कुछ अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहें दर्शकों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, खासतौर से जो मैं ये मानता हूं कि जो हमारी स्टोरी जो फिल्म की होती है, जो फिक्शंस खासतौर से जो होते हैं, वो कभी कभार मतलब समझ से बाहर भी कभी कभी लगते हैं। तो मुझे ये लगता है एक फिल्म के दर्शक के तौर पे कि विषय वस्तु अगर सटीक हो तो फिल्में भी आसानी से बन जाती हैं। जी देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर ये बात ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक बेसिक ज़रूर होता है। अगर बेसिक ही मिसिंग हो जाए, बेसिक भी नहीं है, तो मतलब आप दाल में से दाल ही गायब कर देंगे तो दाल में पत्थर नहीं, मतलब दाल में कंकड़ भी नहीं बोला जा पाएगा, समझ रहे हैं। तो बेसिक्स अगर रहें तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और कुछ बेसिक्स के साथ काम होने चाहिए, क्योंकि कुछ काम मैंने वाकई में देखे जिनसे बहुत निराशा हुई, कुछ काम ऐसे लगे कि हाँ संभावनाएं बन रही हैं, कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे चल करके अच्छा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं कि जिनसे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब बोलो मैंने जो बताया कि बेसिक भी नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा, उतना तो हमको समझना पड़ेगा। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा टाइम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सरकार का भी सपोर्ट है, और हम भी अभी एक और फिल्म पर अब काम करने जा रहे हैं, हमारा भी जोश बना है, और निश्चित रूप से इस बार हम पहले ही सरकार से जो लाभ मिल सकता है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरा कार्य करेंगे। तो ऐसा रहे। उम्मीद है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, फिल्म से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन उस समय पर आप पूरा कर लेंगे। जगत जी, बहुत से दर्शक हमारे विदेशों में भी, देश में तो हमारे देखते ही हैं, प्रदेश में देखते हैं, विदेशों में भी हमारे चैनल में बहुत से लोग हमसे जुड़े रहते हैं, और उनकी उत्सुकता रहती है कि अब नई वार्ता किन के साथ होने वाली है फिल्म को लेकर के, खासतौर से जो उत्तराखंडी रीजनल सिनेमा है, उन दर्शकों तक अपनी बात को आप अंत में पहुंचाएंगे, तो इस वार्ता को हम समाप्त करेंगे। मैं देश विदेश में रहने वाले और खासकर विदेश में रहने वाले हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों, बोडा काकी, सबको ये कहना चाहूँगा कि अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से आप लोग जुड़े रहते हैं, जुड़े रहिए, प्रोत्साहित कीजिए। गढ़वाली, कुमाऊनी जो भी संगीत है, जो फिल्में बन रही हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। और बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा एक अमेरिका में हमारे कुछ पहाड़ी बच्चे कुछ विदेशी बच्चों के साथ मिलकर के बसंत पंचमी का फूलदेही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर, हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और आप लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए
और अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करिए, बस यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगत गेरोला। और आदरणीय दर्शकों, जितनी बातचीत हमारी और आपके बीच में हुई है, उस बातचीत से निश्चित रूप से आपने ये समझ लिया होगा कि फिल्मों में अगर क्षेत्रीयता का पुट ना हो, आंचलिकता का पुट ना हो, लोक संगीत का पुट ना हो, लोक भाषा का पुट ना हो, और ख़ास तौर से जो भौगोलिक हमारी जो संरचना है उसका समावेश ना हो, तो फिल्मों में कुछ ना कुछ हम ज़रूर मिस करते हैं। हम अपनी फिल्मों में इन तमाम पक्षों को मिस न करें, खासतौर से जो एक अच्छी कहानी, अच्छा विषय वस्तु अगर ये फिल्म में है तो ये बहुत बड़े लेवल पर स्वीकार्य होती है। ये बात जगत गेरोला जी ने अपनी फिल्म के जरिए हम सबको बताने की कोशिश की है। फिल्म की दोबारा सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी फिल्म उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए लैंडमार्क हो, इसकी पूरी टेक्निकल टीम के लिए, पूरी क्रू के लिए और पूरे कलाकारों के लिए, पूरी यूनिट के लिए एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस शुभकामना के साथ में कि एक और अच्छी कहानी के साथ फिर जगत गेरोला हमारे बीच में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये बातचीत आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दर्शकों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।